नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रेत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश अब स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेन सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि सालाना 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका जनहित आधारित राजस्व मॉडल है। परियोजना से होने वाली आय का 25%, विकास पंचायत 25%, अनाथ एवं विधवा कल्याण 20%, राज्य सरकार 20%, हिम ऊर्जा और 10% संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को हर साल करीब 14 लाख रुपए की आय होने का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचारों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर चल रहे सियासी विवाद के बीच कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने ये कहा कि वे कांग्रेस की विधायक हैं और पार्टी हित में काम करना उनकी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक होशियार सिंह ने लोकतंत्र की हत्या और चुनाव में हस्तक्षेप के आरोपों पर भी कमलेश ठाकुर ने ये कहा कि इसके पास कितने सदस्य हैं, इसका फैसला चुनाव परिणाम करेगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी, जहां जरूरत होगी मजबूती से लड़ूंगी। गौरतलब है कि देरा पंचायत समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव टालना पड़ा था। 23 सदस्यीय समिति में अध्यक्ष पद के लिए 16 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब अगली बैठक की तारीख जो है वो तय होने का इंतजार है। हिमाचल की सियासत में शिक्षा विभाग और श्री राम मंदिर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का काम और उसकी उपलब्धियों के ही विपक्ष के आरोपों का सबसे बड़ा जवाब है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3.5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार हुए हैं और हिमाचल आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। श्वेत पत्र की मांग पर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से प्रदेश को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो उधर भाजपा के विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये आरोप लगाया है कि सरकार अपनी चुनावी गारंटियों की विफलता, बढ़ते कर्ज और आर्थिक बदहाली से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग करते हुए कहा कि सरकार को राम मंदिर पर बयानबाजी के बजाय जनता के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद फिलहाल लोगों को राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है और इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि 18 जुलाई से मॉनसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और इसके प्रभाव से शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और ऊना सहित कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के किनारे न जाने से और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह भी दी है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण प्रदेश की कई सड़कें बंद हुई हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड कर्मचारियों के लंबित एरियर का मुद्दा अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल के कर्मचारियों के हितों से जुड़े
इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीबीएमबी में कार्यरत कर्मचारियों को उनका वैध एरियर मिलना चाहिए और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि केंद्र सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों कर्मचारियों को राहत देगी। कर्मचारी संगठनों की भी इस बैठक पर नजर बनी हुई है और वे जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 31 दिसंबर 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट में मंदिर के सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर्स में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में दान में मिली 110 ग्राम चांदी में से स्टॉक रजिस्टर में केवल 11.99 ग्राम ही दर्ज की गई है, जबकि करीब 98.901 ग्राम चांदी का रिकॉर्ड गायब है। इतना ही नहीं, चांदी के कुल स्टॉक की गणना में भी 500 मिलीग्राम की त्रुटि सामने आई है। ऑडिट टीम ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन ऑडिट पूरा होने तक कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार वसूली करने की भी सिफारिश की गई है। वहीं मंदिर के अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सुकेड़े जून में पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक पिता ने कथित तौर पर अपनी ही बेटे पर लाइसेंस की बंदूक से फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक सुरेंद्र सिंह की पत्नी से कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद उनकी पत्नी अपने ससुर के कमरे में चली गई थी। आरोप ये भी है कि कुछ देर के बाद सेना से सेवानिवृत्त पिता मिलाप चंद लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर आए और बेटे को निशाना बनाकर गोली चला दी। हालांकि सुरेंद्र ने बरामदे में खंबे की आड़ लेकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद जब आरोपी दोबारा बंदूक में कारतूस भरने लगा तो बेटे ने फुर्ती दिखाते हुए कारतूस छीनकर दूर फेंक दिया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर लाइसेंस की बंदूक और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है। मामले में बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भुंतर में चरस और 4 लाख रुपए नकद बरामदी से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने पुलिस जांच में सामने आई खामियों को देखते हुए ये फैसला सुनाया है। मामले में पुलिस ने 22 फरवरी 2026 को भुंतर के सियुंड में नाके के दौरान एक कार से 28 ग्राम चरस और 4 लाख रुपए नकदी बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी उठे थे। अदालत ने कहा है कि पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आरोपियों को करीब 7 घंटे तक मौके पर क्यों रखा गया है और कार्रवाई की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकी। वहीं आरोपियों ने पुलिस पर झूठा केस बनाने और फंसाने के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अब पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को खारिज करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे और ये मामला वर्ष 2018 में जारी सरकार की अधिसूचना से जुड़ा था, जिसमें 10 मई 2001 के बाद नियुक्त क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष तय की गई थी और इस फैसले को कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 112 याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधिसूचना को समानता के अधिकार के खिलाफ बताते हुए रद्द किया था और 58 वर्ष में रिटायर किए गए कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा का मौका देने के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को नए सिलेबस की पुस्तकें स्वयं खरीदनी होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार सीबीएसई घटना पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद नई किताबें बाजार में उपलब्ध हैं और छात्रों को जल्द इन्हें खरीदने को भी कहा गया है ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को संबंधित स्कूल में अपने फंड से निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि किसी स्कूल के पास पर्याप्त संसाधन है तो वह सभी छात्रों को भी मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध करवा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।